हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ फिजिक्स पार्ट्स। मीन्स कि इन साइंस में जो फिजिक्स पार्ट्स होती है उस पूरे पार्ट्स को कि कैसे पेपर्स में आता है। अब हमें ये बात पता है कि जब भी पेपर्स सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, किस पार्ट्स में आता है, सेक्शन सी पार्ट्स में आता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था। मीन्स कि जिन लोगों ने प्रीवियस सेट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे है, वो जाके देख लो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, रोहित वाज रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। मींस कि कोई रोहित है, वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहा है और उसने नोट किया एंड नोटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ही नोटेड फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट्स? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन देम। क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नोट करते हैं? डेल बी से। किससे? डेल बी से। और ये कह रहा है कि जब यूनिट चार्ज को किसको यूनिट चार्ज को किसी यूनिट चार्ज बिटवीन देम, मींस कि जब किसी टू गिवन पॉइंट से यूनिट चार्ज के बिटवीन जब वर्क किया जाए तो उसको कहते हैं। ध्यान देना बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वर्क डन। मीन्स कि जब वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स, मीन्स कि किसी दो पॉइंट्स के बिटवीन में, मीन्स कि बी ए माइनस बी बी, मीन्स कि बी ए से लेके बी बी तक जितना वर्क डन हो, कब? एक यूनिट चार्ज में, तो उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है वैसे? बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जब बी डब्ल्यू, अब क्यू क्या हो? वन यूनिट्स हो, मीन्स कि क्यू इज वन यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा? बी की डेल बी किसकी इक्वल्स होगा? डब्ल्यू के, वर्क डन के। कब? जब वन चार्ज हो। बट अब पोटेंशियल क्या होता है? जब हमारा क्या हो कि बी कहाँ हो? इनफाइनाइट्स हो से, और क्या कर दिया जाए? इनफाइनाइट से किसी एक गिवन पॉइंट, मींस कि ए पॉइंट तक के बिटवीन जो वर्क किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल। सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी, जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी तो ये ध्यान रखना कि वहां पे दो पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। The resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross section area. हाँ, हमें पता था कि क्या होता है, R is directly proportional to its length and R is inversely proportional to its cross section area। और यहीं से फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते थे कि R is directly L upon A, या इसको फिर से ऐसे कहते थे कि R is equals to rho L by A। rho क्या था? rho is the resistivity। क्या कहते थे? resistivity। That means सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। फिर इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर। मीन्स कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेटा, क्यू बाई टी। जब एनर्जी पर फ्लोइंग पर सेकेंड बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, पी इज टू डब्ल्यू अपॉन। तो इसका मतलब ये करंट के बारे में बोल रहे हैं, बट ये इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। दैट मींस कि ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो मींस मेरा फर्स्ट ऑप्शन, हमारे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये जरूर मेक श्योर रखना कि क्या है, ये बहुत आसान है कि तुम इंटरनेट पे क्वेश्चंस डालो तुम्हें आंसर्स मिल जाए, लेकिन क्यों दूसरा ऑप्शन नहीं होगा इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। कि हो सकता है कि किसी विषय में ये डायरेक्ट फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं आएगा, तो तुम्हें ये जरूर अवेयरनेस हो कि क्यों वो ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा ये तो ठीक है, you must be getting it very easily, every merit is there, but you must be aware of that कि why this is not correct. Second, I just need to fit it the page. What is the first question? Question number 32. Now second question, choose the correct options which explain a real inverted image formed by concave mirrors। कह रहा है कि कोई concave mirrors के थ्रू real और real and inverted image form हो by concave mirrors appears smallest, कब smaller appears हो, equals appears हो एंड मैग्नीफाइड अपीयर हो डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट पोजीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है कि द मिरर फार्मूला f इक्वल्स टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u। हाँ करेक्ट है, क्योंकि मिरर फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u, वेयर f इज फोकल लेंथ, b इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिटरमाइन द इमेज पोजीशंस। हाँ, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अगर इमेज की पोजीशन निकालनी है तो इमेज की निकालेंगे कब? जब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो। अगर इमेज की डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ पता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। मींस कि हम two variables given, then we can find out third variables. As the object moves closer to the focus,
as the object moves closer to the focus, the size of image increase and becomes virtual beyond 2f. मीन्स कि क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिस इंक्रीज एंड बिकम्स वर्चुअल एंड बियॉन्ड 2f. बिल्कुल करेक्ट बात है कि कॉन्केव मिरर्स में किसी को कोई आइडिया ना हो तो फिर क्या है, कॉन्केव मिरर्स में जैसे जैसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी क्या है, f है, दिस इज c. तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पे. हमने एक केस बनाया था ना कि अगर ये यहाँ पे है, ये वन केस है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ, वन यहाँ पे. जब ये 2 पे होगा, ये 2 पे होगा तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी. फिर जब ये 3 पे होगा मीन्स की लास्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, 3 सेम प्लेस पे हो जाएगी. फिर जब ये 4 पे होगा मीन्स की यहाँ पे ये 3 केस था, जब ये 4 पे होगा तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा. और जब ये 5 पे होगा तो ये कहाँ पे हो जाएगी, इन्फिनिटी पे 5 हो जाएगी. जब ये 6 पे जाएगा तो उस केस के लिए इमेज फॉर्मेशन इधर हो जाएगी, 6 इधर बन जाएगा. अब इसको डैश डैश करके हो सकते हैं, मीन्स की जो डैश है वो किसके लिए है, इमेज के लिए. किसके लिए, इमेज के लिए. और जैसे जैसे क्लोज आते हैं क्या होता है, एफ पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी में बनेगा, और बियॉन्ड मीन्स की जबकि वो सिचुएशंस में रहेगी तब तक लास्ट बनेगा. तो ये स्टेटमेंट्स मीन्स की करेक्ट है, फुल्ली करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट, A concave mirror always forms image constant size. क्या मतलब होता है constant का, फिक्स साइज. क्या उसके साइज फिक्स्ड है, नहीं, फिक्स साइज नहीं होती है, फिक्स साइज नहीं होती, फिक्स साइज नहीं होती, वो हर एक पोजीशंस के रिस्पेक्ट में उसकी साइज क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है. तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, इनकरेक्ट. ठीक है, द इमेज साइज वेरी बिकॉज लाइट्स डू नॉट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट बट स्प्रेड आफ्टर रिफ्लेक्शन. नहीं, इस स्टेटमेंट्स को तो जैसे इसने क्या कहा कि नॉट डू नॉट कन्वर्ज, क्या बोले हैं कि डू नॉट में इस पॉइंट्स को ध्यान देना बेटा. कह रहे हैं कि कौन इसकी साइज इसलिए वेरी हो रही है कि ये कन्वर्स नहीं करता. अरे कॉनकेव मिरर का तो काम ही है, कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर्स, तो ये तो वही बात गलत हो गई कि उसकी बेसिक कहानी के भी आप ही गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा. नाउ थर्ड्स, द मैग्निफिकेशन इज फिक्स्ड. नहीं, मैग्निफिकेशन कैसे फिक्स हो सकती है, जब बार बार इमेज की साइज चेंज हो रही है तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज. तो अगर h फिक्स रहे, h डैश, तब तो m फिक्स हो सकता है. लेकिन जब h डैश ही नहीं फिक्स हो रहा है तो h कैसे की रेशियो कैसे फिक्स हो सकती है. तो फॉर अ कॉनकेव m इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा m. तो वही बात ये है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट. क्यों सही है, ये बात ध्यान में, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 32. बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ध्यान देना बेटा. थोड़ा सा रीजन और सेक्शन में कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाते हैं, मतलब टेंथ के कॉन्सेप्ट से बाहर जाते हैं थोड़े से कंडीशंस में. जैसे इस क्वेश्चंस में इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स इन अ मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मींस कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल्स इंटर कर जाए, देन इट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डाइवर्शंस. कह रहे हैं कि अगर उस डायरेक्शन में मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बिना डेविएशंस के मूव कर जाएगी. अब तुम्हारे टेंथ में ये कॉन्सेप्ट्स है नहीं, ठीक है, मतलब है तो बट बहुत लाइट वे में है. ठीक है, इसके बाद इसका मतलब असर्शंस तो सही है. क्यों सही है, मैं एक मिनट तुम्हारा लूंगा, फिर मैं तुरंत बता रहा हूँ. रीजंस, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. हाँ, रीजंस भी इसका सही है, मींस कि इसके असर्शंस और रीजंस सही है. ध्यान देना बेटा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन पे फोर्स लगती है ना. और वो फोर्स कितनी होती है, F इक्वल्स टू Q V sin थीटा. क्या होती है, Q चार्ज की क्वांटिटी की कितना चार्ज है, V वेलोसिटी, V मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड sin थीटा इज एंगल बिटवीन द फील्ड एंड मूविंग पार्टिकल्स, एंगल बिटवीन द फील्ड एंड मूविंग पार्टिकल्स. अब क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दोनों लोग जिस डायरेक्शन में फील्ड है, मींस कि बी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बी भी, मींस कि चार्ज मूव भी कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. और इस वजह से इस पूरे फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी.
क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जीरो के लिए साइन फंक्शन जीरो होता है, इसलिए उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब उस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, मतलब फोर्स कितना लगेगा, इन्फ्लुएंस फोर्स कैसे कितना लगेगा, तो कितना लगेगा, जीरो। क्यों लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल्स उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगी तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में नहीं होगा, ये बात बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा टाइम लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द रे डायग्राम्स गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस दैट, मींस कि कह रहे हैं कि जो रे डायग्राम्स गिवन है उसके बिहाफ पे हमें कुछ आंसर्स करने हैं, आंसर्स करते हैं। सॉरी, आइडेंटिफाई द प्लेन्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। फिर से मैं बोल दूं, फिर से ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कन्वर्जिंग, क्या होते हैं, कन्वर्जिंग। इस क्वेश्चन को ग्रीन से मेंशन करूंगा, क्या होगा, कन्वर्जिंग। कौन कौन से, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कौन सा है, कॉन्वेक्स, देन इट इज अ दिस टाइप ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बन रही है, लार्ज इन साइज, क्योंकि क्या है 2f और f1 के बिटवीन में, तो क्या होगा, फर्स्ट तो लार्ज इन साइज, सेकंड वर्चुअल और इरेक्ट, रियल बन रही है बेटा, क्या होगी, रियल, फिर इन्वर्टेड, क्या, इन्वर्टेड, एंड बिहाइंड क्या, कहाँ बन रही है, बिहाइंड 2f2, कहाँ पे, मींस कि दिस मच कैरेक्टरिस्टिक इज सफिशिएंट फॉर दैट क्वेश्चन, ओके। नाउ इन विच पोजीशन ऑब्जेक्ट विल बी द मैग्निफिकेशन इज, इन विच पोजीशंस, क्या कह रहे हैं कि किस पोजीशंस पे, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो मैग्निफिकेशन माइनस हो जाएगी, तो कब, एट 2f1, जब ये 2f1 पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, सॉरी इस पोजीशन पे रहेगा, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन यहीं पे बनेगी, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे बनने की वजह से क्या हो जाएगी, सेम साइज रहेगी और सेम, ठीक है, बस इन्वर्टेड रहेगी, इन्वर्टेड होने की वजह से ये -1 है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, the diagrams below show the three wires A, B and C made of the same materials, मींस कि ध्यान रखना कि कभी कभार ये मटेरियल्स के अलग अलग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स बट हैविंग डिफरेंट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, बट देयर लेंथ आर डिफरेंट एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर डिफरेंट, ठीक है। अरेंज द वायर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना बेटा सबके पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो रो ही होगी, क्योंकि रो ही ऐसे टर्म्स होते हैं जो उसकी क्या बताती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब आर ए निकाल देते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, आर ए, तो आर ए इज रेजिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स, तो क्या, रो एल अपॉन ए, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये रो हुआ, एल हुआ और ए हुआ, ये हो गया आर ए, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए आर बी इज रो, अब एल क्या है, 2l है बेटा, तो 2l और ए क्या है, ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 रो एल बाई ए, और ये क्या है, आर सी, क्या है, आर सी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रो एल, अब ए बाई 2 है, क्या है, ए बाई 2, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि आर सी इक्वल्स टू रो एल ए, गॉट इट, कि कुछ और चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, गुड, यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं आएगा 2, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, सॉरी 2 है, सॉरी इट्स नॉट दिस, इट्स 2, नॉट हियर, इट वाज समथिंग एल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, दिस इज नॉट, तो क्या हो गया, हाफ, तो सबसे ज्यादा किसकी रेजिस्टेंस है, इसकी, रो एल बाई ए को अगर तुम आर कह दो तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए इक्वल्स टू आर, इसकी हो जाएगी आर बी इक्वल्स टू 2r, और इसकी क्या हो जाएगी, आर सी इक्वल्स टू आर बाई, तो क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा किसकी, आर बी की, फिर आर ए की, फिर आर सी की, ठीक है।
the same time potential difference B is applied across each wire A, B, C. Compare the heat produced. अब कह रहे हैं कि सबके अक्रॉस में अगर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें, क्या कर दें, पोटेंशियल अप्लाई कर दें सेम टाइम के लिए, ठीक है। तो हीट्स का फार्मूला क्या होता है, हीट्स का फार्मूला होता है बेटा, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीट भी बोलते हैं। क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर और टी, दूसरा आई स्क्वायर आर टी, तीसरा बी आई टी। ये तीन फार्मूले होते हैं, ये तीन फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल, क्या, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। इफ द सेम पोटेंशियल कंपेयर द प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी, तो कितने प्रोड्यूस होंगे, टाइम भी सेम है, इन टी ही टाइम्स में पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जिसकी अब इसमें तो करंट तो पता नहीं है क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस पता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और भी पता है, तो करंट तो नहीं पता है, तो इसका मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो अब डिनोमिनेटर हीट क्या है, हीट किसके, रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट क्या बदलू, क्या हो जाएगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें हीट क्या हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हम इसके लिए आंसर्स कर दें कि सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस था, आरबी का, तो उसमें क्या हो जाएगा, हीट आरबी की क्या होगी, कम होगी, फिर किसकी होगी, आर ए की, तो इसका मतलब एच ए की, वायर की हीट इन एच वाई, और फिर क्या हो जाएगा, एच सी, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। कितने कितने हम वॉल्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो सारे कांस्टेंट है, तो उस बात के लिए, ठीक है, सेम ऐसे जैसे इसको हमने अरेंज किया उसमें। इफ टू वायर्स पी एंड क्यू आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, एक वायर पी है और दूसरा क्या है, क्यू है, ये दोनों अलग अलग मटेरियल्स है, मींस इनकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इनकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो 2 है, ठीक है। द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एज फॉलोज, इसका लेंथ 2l है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका लेंथ l है और इसकी क्रॉस सेक्शन, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आरपी की बेटा रो 1 2l बाई ए, तो इसको और ज्यादा कह दें 2 रो 1 l बाई ए, और ये हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा आर क्यू का मींस रेजिस्टेंस ऑफ 2 रो 2 l बाई 2a, दैट्स मींस इसको और ज्यादा थोड़ा सा कर दें तो रो बाई 2 l बाई a, ठीक है, ये हुआ। इफ फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ आरपी, अब क्या हो जाएगा, रेशियो निकालनी है, तो ये इक्वेशन 1 कर दो और ये इक्वेशन 2 कर दो, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, आरपी अपॉन आर क्यू, ठीक है, तो जो जो कॉमन है उनको हटा दो, तो क्या हो जाएगा, तो उसको डिवाइड कर दो, 2 रो 1 l बाई a डिवाइडेड बाय 2 रो 2 बाई 2 l बाई a, तो ये पूरा टर्म्स कट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4 रो 1 बाई रो 2, ये आएगा इसका। फिर इफ दी रो 1 इक्वल्स टू 3 रो 2 इन व्हिच विल बी हायर रेजिस्टेंस, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिसकी इफ रो 1 कितना है, 3 रो 2 है, रो 1 कितनी है, 3 रो 2 है, तो आर क्यू इक्वल्स टू आर पी यहीं पे रख दो, ठीक है, आर क्यू, इसको मैं रेफरेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या है, रो 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो 4 इंटू रो 2 3 रो 2 3 रो 2, ये सेकंड के ऑप्शंस के लिए, ये फर्स्ट का ऑप्शन यहाँ तक डन था बेटा, यहाँ तक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रो 2, तो रो 2 रो 2 कट गया, तो क्या आया, आर पी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू 12 पर 1, मीन्स क्या हो जाएगा, जब आर क्यू को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आर पी के क्या होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब कौन बड़ा है, आर पी इज ग्रेटर देन आर क्यू, ठीक है, आर पी इज ग्रेटर देन आर क्यू, मीन्स की विच वायर, पी वायर। किसी को कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे चलें बेटा। एक बात, ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं एक बार थोड़ा सा इस बात को बता दूं, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अगर हमें तुम्हें बहुत बच्चों की अच्छी कॉपी आ गई क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग कॉपी चेक करने में गए थे, तो क्या होता है कि जब तुम्हें ये कर दिया जाए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दिखाना होता है, ठीक है, या ऐसे कहते हैं कि रेन ड्रॉप्स के थ्रू रिफ्लेक्शंस दिखाना होता है, तो बच्चे करते क्या है कि इसको स्ट्रेट लाए यहाँ मिलाए और फिर तुरंत इधर भेजे, बिल्कुल गलत है बेटा, बहुत ध्यान से, क्योंकि क्या है, ये एयर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये एयर है, तो उस सरफेस पे जहां पे ये स्ट्राइक हो रही है उस सरफेस पे ये मेक श्योर रखो कि वो उस तरफ बेंड हो,
ये बात ध्यान रखना, मतलब स्टेट तो जा ही नहीं सकती है। स्टेट जाने का रीजन है कि वो नॉर्मल पे स्ट्राइक कर जाए, तो अगर नॉर्मल पे स्ट्राइक कर जाएगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर वो बिना रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन तो उसी कहते हैं ना कि बेंडिंग्स और, है ना, बेंडिंग्स अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो फिर कैसे रिफ्लेक्शन होगा? तो ये मेक श्योर रखना इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस को जानबूझ के हमने इंक्लूड किया है कि ये बात तुमसे बताई जा सके कि ये स्ट्रेट लाइन लाके फिर ऐसे करें। हमने जनरली अपने यहाँ पे रिपोर्ट में देखा है और अक्सर क्लासेस में मैं देख रहा होता हूँ कि बच्चों को क्या है कि आपने सर रेन ड्रॉप्स दिया तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे स्ट्रेट ऐसे गोला बनाया, यहाँ से लेके आया ऐसे कर दिए, यहाँ मेंशन किया रेन ड्रॉप्स, यहाँ पे सनलाइट, और फिर वो कहते हैं कि सर नंबर्स तो नहीं आया हमारा। नंबर्स नहीं बेटा, कैसे पॉसिबल है ये? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से, यहाँ देखो स्ट्रेट नहीं भेजा इन्होंने, यहाँ से इसने एक पॉइंट और इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इन्होंने इसको इसकी थिकनेस बढ़ाई है और फिर थोड़ा सा बढ़ाते हुए बहुत क्लियरली इंक्रीज करते हुए फिर फर्दर इंक्रीज कर दिया है। तो आप बिल्कुल प्रॉपर ऐसा ड्रॉ करोगे। ठीक है, 25 नंबर्स 30 मिनट्स में है तुम्हारे, और बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ये गलत है, बोकस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? The diagram shows sunlight passing through a raindrops resulting in the deviation of light rays. ठीक है, name the optical phenomena involved in this process. कह रहे हैं कि कौन सी ऑप्टिकल फिनोमिना हो रही है इसमें। अभी हमने तुमको इसी क्वेश्चन को जब वो कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो हमने शायद रिपीट किया था। क्या हो रहा है इस पॉइंट पे? क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। फिर क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। उधर नहीं गई है, इधर ही वापस आ गई है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल्स का, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और थर्ड क्या हो रहा है? जब दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट हुआ तो क्या करते हैं? डिस्पर्शन। क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन। तीनों पॉइंट्स पे यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे डिस्पर्स हुई लाइट, मतलब अब उसी मीडियम्स में। ठीक है, क्लियर? मींस अभी रेनबो का फॉर्मेशन हुआ तो क्या नाम होगा? क्या क्या फिनोमिना हुई? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब डिस्पर्शन होता ही रिफ्लेक्शन की वजह से है, तो इस वजह से क्लियर रहेगा कि अगर तुम डिस्पर्शन मेंशन कर दोगे तब भी तुम्हें नंबर्स मिल जाएगा, लेकिन कोशिश रखना कि तीनों कहानी बनाना ये हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ फिनोमिना इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। क्या होता है? अब वही कि जैसे क्या हुआ कि डिस्पर्स हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस आई उस फिनोमिना में, तो क्या हो गई कि अब उसके वाइट वो डिस्पर्स हुई, और डिस्पर्स किसमें हुई? अपने 7 कलर्स में। ठीक है, तो ये फिनोमिना तुम्हें बिल्कुल पूरी वही फिनोमिना लिख देनी है जो रेनबो के फॉर्मेशन से होती है। फिगर डालेंगे तुम्हारे पास गिवन है, वो स्टेटमेंट मेंशन कर देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बट ये बात ध्यान रखना जो बात बताई गई है। नेक्स्ट, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू एन 18 वोल्ट बैटरी। इनिशियली इसको फिगर्स बनाते रहे हम लोग इसको। क्या है? 3 ohms resistance, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohms are connected to a battery in a volt. Initially 2 ohm and 3 ohms resistance are connected in parallel and this combination is connected in series with 6 ohm. पहले उन्होंने क्या किया कि 2 ohm और 3 ohm को कैसे कनेक्ट किया? यहाँ पे 2 ohm 2 और यहाँ पे 3 ohm, इनको पैरेलल कनेक्ट किया। इनिशियली कनेक्टेड पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 ओम। और फिर इन्होंने क्या किया कि इसी कॉम्बिनेशंस के साथ इन्होंने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट किया जिसका नाम क्या कहा? 6 ओम। और ये सारे लोग किससे कनेक्टेड? 18 वोल्ट बैटरी से। किससे? 18 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, लेटर ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ द सेम बैटरी। और फिर उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने? एक दूसरा कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया जिसमें सबको क्या कर दिया? पैरेलल कनेक्ट कर दिया। मतलब 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों कॉम्बिनेशन दिए हैं। अब इस पे कुछ आंसर्स पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द फर्स्ट अरेंजमेंट। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा?
सॉरी पैरेलल में है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, हमें पता है आर नेट कितना होता है, आर नेट होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही होती है। क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स की 1.4, कितना हो जाएगा 1.4, और फिर उसके बाद आर नेट डबल डैश इक्वल्स टू 6 प्लस 1.4, तो दैट्स मीन 7.4। अब ये हो गया हमारा क्या, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे 7.2 होगा बेटा, 1.2 होगा, 1.4 नहीं होगा, 1.2 होगा कैलकुलेशन की वजह से, तो ये 7.2 आंसर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया 7.2 आंसर्स आ गया। फिर करंट क्या होगा, तो करंट निकालने के लिए हमें आर नेट पता है, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर, दैट्स मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 7.2, यहाँ से 0, 8 10 जा 18 10 जा 18 2 जा 5, तो कितना 5 एम्पियर। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ये यहाँ पे आया और ये आया, ये डैश में है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द पैरेलल अरेंजमेंट फाइंड द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट्स। ठीक है, ये 18 वोल्ट्स है, फिर अभी क्योंकि ये सीरीज में है तो पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा इनका आर नेट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और इसको सॉल्व करेंगे इनका 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो दैट्स मीन्स 1/6/6, तो ये हो जाएगा आर नेट, इनका आर नेट हो जाएगा 1 एम ओम, कितना 1 ओम। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल कितना जाएगा 18 जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 18 जाएगा। अब इनके अक्रॉस में क्या हो जाएगा कि इन्होंने पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द फर्स्ट अरेंजमेंट, तो अब फर्स्ट अरेंजमेंट में चलिए अरेंजमेंट फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल पावर, तो पोटेंशियल्स बेटा सबके पास सेम जाएगा, तो हमें पता है कि कितना कितना पोटेंशियल जाएगा, रेजिस्टेंस पता है। ठीक है, 1 ओम बाई रेजिस्टेंस है, टोटल करंट कितना हो जाएगा 18 ही रहेगा। अब यहाँ पे करंट जाएगा, बी पता है, आई पता है, तो आई 2 ओम के क्रॉस जाएगा, आई 2 ओम के क्रॉस जाएगा 9 एम्पियर, इसके क्रॉस जाएगा 6 एम्पियर, और इसके क्रॉस जाएगा 3 एम्पियर, टोटल जाएगा यहाँ से 18 एम्पियर। ठीक है, ये हुआ। और फिर टोटल पावर कंज्यूम्स, अब टोटल पावर कंज्यूम्स हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल्स टू बी आई होता है। ठीक है, P इक्वल्स टू बी आई होता है, तो P इक्वल्स टू बी आई, बी कितना है 18 है और आई कितना है 18 है, दैट्स मीन्स 324 वाट। ये P हो जाएगा। ये किसका, ये कौन सा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चंस पेंडिंग से, ये क्वेश्चन और 37 टिक करके चलना, जब भी पेपर्स करना है टिक करते हुए चलना, नहीं तो क्या हो जाएगा तुम्हें लगेगा ये छूट गया है, पेपर्स इतने प्रेशियस रहेगा कि तुम है ना लगेगा ये हो गया है, फिर बाद में टाइम्स नहीं रहेगा, तो टिक करते रहना, हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है या हाफ हुआ है तो स्टार या क्रॉस करके या एक डॉट करके, जिससे जो कोडिंग वर्ड्स तुम यूज करना चाहे वो यूज कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 37 दे गिव यू सर्किट्स, वी नो दैट दिस इज है ना सर्किट्स ऑफ होल सर्किट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, इन द सर्किट शोन एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बॉडीज ऑफ एप्लीकेंस एंड डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू ड्यूरिंग लीकेज ऑफ करंट। ये अब ऐसे कर दो कि इन्होंने कॉन्सेप्ट पूछ लिया है अर्थिंग की, क्या करने की, अर्थिंग की। अर्थिंग करते क्या है, किस लिए है कि लीकेज को प्रिवेंट करे, किसके लिए, लीकेज क्यों, किसके, करंट के, लीकेज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, जब भी लीकेज होगी सर्किट्स में तो उस क्या करते हैं कि किसी मेन वायर से हर एक एप्लीकेंस में जो भी लोडेड एप्लीकेंस होगा जिसके लोड ज़्यादा होंगे उसमें क्या होता है 3 स्विच होते हैं, 2 तो हमें कनेक्शंस करने के लिए और एक उसके क्या होते हैं अर्थिंग्स होते हैं, तो उसको डायरेक्टली क्या करते हैं ग्राउंडिंग किए रहते हैं हाउस होल्ड सर्किट्स में जब कनेक्शन होती है तो उसको ऐसा करते हैं। तो इसलिए मेजर क्या काम है कि प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, ये डन। ठीक है, इसमें मेंशन कर देना कि किस लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्योंकि लीकेज बचाने के लिए, जैसे क्या है कि लीकेज है तो लीकेज का मतलब क्या हो गया कि वहीं पे जैसे ऐसे समझ लो एग्जांपल कि अगर कहीं लीकेज है तो वो वहीं पे ना फैले, वो उसको उठा के कहीं एक अलग आउटलेट्स लगा दिया जाता है कि जहाँ पे भाई वहाँ चला जाए। अभी यहाँ पे फैलेगा तो सब हाउस होल्ड में पूरी सर्किट्स में क्या हो जाएगा, करंट है ना ओवरफ्लो कर जाएगा और पूरे एप्लीकेंस क्या कर जाएंगे, बंद कर जाएंगे, कुछ खराब हो जाएंगे, तो दैट्स मींस दैट्स व्हाई वी प्रिवेंटेड। ठीक है, if the supply voltage is 220 volts, ठीक है, if the supply voltage is 220 volt and
faulty applicants draw 10 ampere before the fuse blows, ठीक है, मीन्स कि ये कोई एप्लीकेंस है, मतलब कोई एक फॉल्टी एप्लीकेंस है, मीन्स जो खराब हो गया एप्लीकेंस है, वो कितना 10 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ कर देता था, जब तक वो ब्लो होने से पहले, फ्यूज ब्लो होने से पहले, मीन्स कि खराब होने, मेल्ट होने से पहले। डिटरमाइन द रेटिंग्स ऑफ फ्यूज नीडेड फॉर द सेफ्टी एप्लीकेंस, व्हाई यूजिंग दिस हायर रेटेड्स, व्हाई यूजिंग हायर वुड बी डेंजरस। अब उसने क्या किया कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्यूज ब्लो हुआ, मतलब कोई एक फॉल्टी एप्लीकेंस है और उसने क्या कर दिया कि ब्लो हो गया, मतलब वो एप्लीकेंस खराब हो गया, फॉल्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे जब वो करंट उसकी मेजर की गई फ्यूज की, ठीक है, तो कितनी थी 10 एम्पियर। इसका मतलब वो एप्लीकेंस 10 एम्पियर से कम पे काम कर रहा था, और 10 एम्पियर से कम पे काम कर रहा है, और उससे जैसे थोड़ा सा ओवरलोड हो वो तो खराब हो गया। तुमने फ्यूज कितने की लगा रखी है, 10 एम्पियर की, कितने की लगा रखी है, 10 एम्पियर की, तो दैट्स मींस कि हमें 10 एम्पियर से कम की फ्यूज लगानी है, ठीक है, किससे, 10 एम्पियर के कम की। और एक्चुअल में जो मतलब आइडियल सर्किट्स की फ्यूज होती है, फॉर आइडियल कंडीशंस, ये ध्यान रखना कि या तो 6 एम्पियर्स की होगी या तो 5 एम्पियर्स, मतलब इन्हीं के बीच में इतने तक की ही लगानी है, क्योंकि इतने बोर्ड्स हमारे पास आ नहीं रहे हैं कि उनकी जरूरत हमें 10 एम्पियर्स तक की पड़े। तो जब भी हाउस होल्ड में फ्यूज लगाओ तो क्या लगाओ, 6 एम्पियर और 5 एम्पियर, नहीं तो तुम्हारा एप्लीकेंस जल जाएगा और तुम्हारी फ्यूज वैसे के वैसे रहेगी। फ्यूज का काम क्या है, एप्लीकेंस को सेफ करना ओवरलोडिंग से, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है, रेटिंग फ्यूज नीडेड फॉर सेफ्टी एंड व्हाई यूज हायर रेटेड फ्यूज वुड बी डेंजरस। क्या रीजन है, क्योंकि क्या हो जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट्स या लोडिंग्स ऑफ द करंट एंड दैट्स, है ना, destroy the applicants. Okay, next questions. Question number 38. A student is asked to perform experiments to study the force of current carrying conductors in magnetic fields. He took the small aluminum rod AB, horseshoe magnets, connectors, wires, and battery, and twisted and connected the shown figure. He observed that the passing currents, the rod gets displayed. ठीक है, the rod get displaced means कि क्या हो जाएगा कि जो भी वो रॉड से वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस्ड हो गई। इसका मतलब उसमें कुछ फोर्स उसको एक्सपीरियंस हुआ। और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आल्सो गेट रिवर्स, तो जब उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया किसका, करंट का, तो क्या हो गया, तब फिर रॉड की डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वी विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें कुछ आंसर्स करने हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड व्हेन पासिंग द करंट, क्योंकि क्या हो जाएगा कि रॉड्स में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है ऑन द पासिंग ऑफ द करंट ऑन अ रॉड्स, ठीक है, रॉड गेट मैग्नेटाइज, क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज ऑन पासिंग ऑफ करंट, और जब दोनों मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का स्टार्ट होगा। वैसे तो जनरली क्या था कि नॉन मैग्नेटिक फील्ड्स वर्क कर रही होगी, अब एल्यूमिनियम भी कम ही वर्क करती है, तो क्या हो जाएगा कि वैसे थे, लेकिन जब क्या हो गया, जब करंट पास हुआ तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जिसकी वजह से क्या करने लगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, और दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो उसको अक्रॉस में डायरेक्शन में आएगी तब तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल्स आएंगे तब तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स या साउथ एंड साउथ पोल्स आएंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, ठीक है, स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर्स, किस डायरेक्शन के, अब ध्यान दो बेटा, क्या है कि करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, तो किस रूल से निकलेगा, इधर से फील्ड निकलेगी, इधर से एग्जिट करेगी, तो ये वाला साइड्स क्या हो जाएगा, इंटर करेगी फील्ड्स, इधर क्या हो जाएगा, एग्जिट करेगी, ठीक है, किस रूल से, फ्लेमिंग, सॉरी स्पेलिंग देख लेना बेटा, टू गाइडिंग स्पेलिंग्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन ऑब्टेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, अब इसके कुछ पार्ट्स और बचे थे ऊपर वाले के। नेम द टू डिवाइस दैट यूज टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मींस कि एक ऐसे कोई डिवाइस का नाम बताओ जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में बेस्ड हो। आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ करंट इज यूटिलाइज्ड इन दिस डिवाइस, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं या क्या, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि जो डिवाइस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड्स पे डिपेंड करती है, एक तो क्या है, इलेक्ट्रिक बेल, क्या है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, और दूसरी क्या है कि मोटर्स है, क्या है, मोटर्स है। अब मोटर्स में होता क्या है कि जब ये कंडक्टर्स में होते हैं तो क्या होगा कि ऐसे एक फिनोमिना होगी, इधर हमने क्या कर दिया, कोई मैग्नेट्स लगा देते हैं, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास करते हैं, ठीक है, इसमें कोई करंट, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इन्फ्लुएंस्ड होगा तो वो क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, और जब रोटेट करेगा तो क्या करेगा, उससे हम टर्बाइन रोटेट करते हैं और फिर क्या हो जाता है कि हम, ठीक है, करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है।
इसको रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेंस है। I don't know why they give you, but it's electric motors not in your course by the way, ठीक है। तो they give you, तो you must be aware of that कि how it's used, ठीक है। Now draw the patterns of magnetic field lines produced around the current carrying straight conductors held in a vertically horizontal cardboards, ठीक है। Indicate the direction of field lines as the directions of flowing conductors। ध्यान देना बेटा, कभी भी कैसे भी करके क्या करना है, एक कार्डबोर्ड बनाना है, ठीक है। इसमें कंडक्टर्स पास करना है, अगर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव साइड, ठीक है, इसका मतलब करंट इधर से आ रहा है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो करंट किधर जाएगा, इधर। तो जब ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे, इस कार्डबोर्ड पे क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस बनेगी। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक है, ठीक है। और इधर क्या करेगी, फील्ड लाइंस इंटर करेगी और इधर फील्ड लाइंस क्या करेगी, एग्जिट करेगी, ठीक है। इधर डॉटेड डॉटेड क्लियर, जैसे फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे की लगाना है तो लगा देना, okay। Now last questions of this chapters, this papers, sorry, attempt either A or B, draw a ray diagram to show the paths of the reflected ray in each of the following case। मींस कि हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्टेड रेज के पाथ ड्रॉ करना है, केस a ray of light incident on a convex mirror, किसमें, कॉन्वेक्स में, है ना, इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब कॉन्वेक्स मिरर का केस आएगा तो क्या है, ठीक है, ये वाला सिचुएशन रहेगा, और जब ऐसा केस आएगा तो यहाँ से जाएगा, ये इधर टर्न हो जाएगा, ये इधर टर्न हो जाएगा, डायरेक्शन मस्ट है बेटा, ठीक है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की इधर कहीं पे डॉटेड लाइन बनेगी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए, इट इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब जब क्या हो जाएगा कि दूसरा केस इसका क्या है कि जब वो प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, इसका मतलब उसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, अगर ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है, ये केस था। नाउ 1 पॉइंट क्वेश्चन नंबर, ये डन। Question number 3. A 1.5 cm tall candle flame is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror। इन्होंने मिरर्स यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने मिरर्स बोल दिया concave mirror। और focal length 12 cm, उसकी focal length कितनी है, 12 cm, ठीक है। If the distance of the flame from the pole of the mirror is 18 cm, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। हमें h पता है, h is 1.5 cm, हमें f पता है, f is, ठीक है, 12 cm। This is if the distance of flame, है ना, the candle flame is placed perpendicular to the, मींस क्या प्लेस किया थे उन्होंने, फ्लेम को, तो ठीक है। if the distance of the flame from the pole of the mirror is 18 cm, ठीक है, कहाँ पे है, 18 cm पे, तो u is 18 cm। I got their answer by the way, ठीक है। यूज अ मिरर फार्मूला एंड डिटरमाइन द पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पे इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। मुझे ये यहाँ जब इसको देखा कैसे मुझे आंसर्स पता चल गया कि जब ये दो वैल्यू से, ध्यान देना कि कॉनकेव मिरर्स में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बेटा एफ और सी के बीच में, और एफ और सी के बीच में जब रखा रहता है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ रहती है, बिहाइंड से होती है। तो वी कुछ भी होगा, बी कुछ भी होगा वो हमेशा 24 से ज़्यादा ही आएगा। तो सॉल्व कर देते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u, और ज़्यादा तो 1/12 प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/18। इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो 1/12 प्लस 1/18 इक्वल्स टू 1/b, ठीक है। तो यहाँ से फिर से 1/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना, 36, इनका एलसीएम कितना होगा, 36, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में प्लस 2 टाइम्स में, तो क्या आया, b इक्वल्स टू माइनस 36 सेंटीमीटर। मैंने तुमसे क्या बोला था कि कुछ भी हो ये मेक श्योर रखना कि आंसर्स क्या होना चाहिए, 24 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, ठीक है। अब तुम्हें m निकालना है तो m निकाल दो, m इक्वल्स टू होगा क्या, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस b अपॉन u, ठीक है। h डैश हमें निकालना ही है तो h डैश इक्वल्स टू h इज क्या हो जाएगी, h इज 1.5 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन माइनस 18, ठीक है, ये 2 हुआ, तो दैट मीन्स h डैश इक्वल्स टू माइनस
3 सेंटीमीटर, दैट्स मीन माइनस का साइन ये बता रहा है बेटा, माइनस का साइन ये बता रहा है कि इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ये केस था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, इसको खत्म करके फिर इस सेक्शन को खत्म करते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर्स। इसने क्या कर दिया? ऑप्टिकल सेंटर्स और इन्फिनिटी के बिटवीन है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कैसा है? कॉनकेव लेंस है। जैसे इन्होंने कॉनकेव लेंस बोला और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर्स के बिटवीन बोला, हमें ये बात पता है कि इसका इमेज फॉर्मेशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा। अगर इन्फिनिटी पे होता तो फोकस पे होता, अगर इन्फिनिटी पे होता तो फोकस पे होता, लेकिन अगर इन्फिनिटी और फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, कहाँ पे? इन्होंने ये क्या बोला है कि कहाँ पे है कि बिटवीन, प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर्स। तो जैसे ये भी होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहाँ पे होगा? बिटवीन ओ एंड एफ के बिटवीन होगा। अब किसमें? कॉन्वेक्स लेंस। एंड फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर ऑफ एन इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज। फोकल लेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम एन इमेज, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखा कहाँ पे इन्होंने कहा? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स तो ही केस है वो बना देना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब तुम्हें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v तुम्हें निकालना, u तुम्हें निकालना है तो u को इधर भेज दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f। कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि v भी निगेटिव होता है, u भी निगेटिव होता है और f भी निगेटिव होता है। तो इसको थोड़ा सा और इधर आए तो v तो हमें पता है कितना है 10, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/10, ये हो जाएगा प्लस 1/15। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे बेटा 30 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 दैट्स मीन्स माइनस 1/30। तो v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया? माइनस 30 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द नेचर ऑफ द साइज। मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा? ये भी क्लियर रखना कि मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से लेस आएगी। क्या आएगी? 1 से लेस। तो इस केस के लिए m इक्वल्स टू v अपॉन u, क्योंकि दोनों नेगेटिव में होते हैं तो इसलिए v कितना है? 10 माइनस 10, u कितना है? माइनस 30, दैट्स मीन्स कितना हो जाएगा? 1/3 0.33। क्या? मैग्निफिकेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट्स करते रहो। ठीक है, और कोशिश होगी कि और हम थोड़ा सा टाइम कम रखें, और टाइम कम रखने के बाद, टाइम कम रखने के साथ साथ हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।